ये प्राचीन रोम में रोजाना जिंदगी के सबसे सजीव चित्र हैं, लेकिन अब तक इन चित्रों का एक अहम पहलू जनता से छिपाया गया था। पॉम्पेई शहर अपने प्यालों से लेकर स्ट्रीट लाइट्स तक संभोग में डूबा हुआ था। इसे एक आदर्श रोमन शहर बनाने के बजाय पॉम्पेई के लोग काम क्रिया हुए थे। वेश्यावृत्ति, व्यभिचार और सेक्स क्लब के नए सबूत सामने आए। औरत मर्द को अपना जिस्म बेचते हुए, मर्द दूसरे मर्द को और मर्द औरतों को। क्या पॉम्पेई में सेक्स का एक खुफिया कारोबार था? अगर हां, तो उसे कौन चलाता था? क्या ये एक किस्म की पाप नगरी थी, या फिर क्या ये प्राचीन रोम में काम वासना का असली चेहरा दिखाता है, जो अब तक छिपा हुआ था और आज पहली बार सबके सामने है? पॉम्पेई का यौन जीवन एक रहस्य है, जिसकी शुरुआत होती है इसे गोपनीय रखने से। नेपल्स के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में सीक्रेट कैप्टन नाम का एक कमरा है। सैकड़ों वर्षों तक इस कमरे को सील बंद रखा गया था। इसमें पॉम्पेई की चित्रकला और शिल्प कृतियों को रखा गया है, जिन्हें लोगों की नजरों से दूर रखा गया था। आखिर इनमें ऐसी कौन सी शर्मनाक बात थी? शायद वो दर्जनों कामुक भित्ति चित्र, नर्लिंग के स्ट्रीट लैंप्स, प्यालों पर खुदे कामुक दृश्य, या उर्वरता के देवता प्राइपस की अनेक शिल्प कृतियां जो शहर भर में बिखरी पड़ी हैं। लोगों के लिए उसे देख पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो क्रिश्चियन नैतिकता के खिलाफ था और उनमें शुरुआती दौर के बेहद कामुक दृश्य नजर आते थे। एक कहानी में चार्ल्स III अपने दरबारियों के साथ पिकनिक मना रहे हैं। वो खुदाई करते हैं और एक मूर्ति के मिलने पर दरबारियों में खलबली मच जाती है। उस मूर्ति में एक आदमी को बकरी के साथ काम क्रिया करते दिखाया गया है। दरबारियों में दहशत फैल जाती है और बादशाह कहता है, बस खुदाई बंद करो। आज भी पॉम्पेई की कामुक कलाकृतियां शर्मिंदगी और विवाद का विषय हैं। इस तरह की शायद हजारों कलाकृतियां होंगी। ये पॉम्पेई का भयानक चेहरा दिखाती हैं। इतिहासकार जितना इनकी गहराई में जाते हैं, उतना ही इस प्राचीन शहर में काम वासना के अजीबोगरीब और बेचैन करने वाले सत्य उनके सामने आने लगते हैं। सबूत हर जगह मौजूद हैं। पथरीली सड़कों पर नर्लिंग से लेकर पत्थर की दीवारों पर बने भद्दे चित्र हैं। ये ऐसे लोगों की मानसिकता दर्शाते हैं जो पतन, विकृति, वेश्यावृत्ति और यौन दास्ता में लिप्त थे। प्रोफेसर एंड्रू वॉलेस हेड्रिल की असाधारण रिसर्च ने हमें रोमन साम्राज्य के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कुछ ऐसे भेद खोज निकाले जिन्हें ये शहर दूसरों से छिपाना चाहता था। अगली पीढ़ी के लिए एक रोमन शहर शायद खुद को इस तरह पेश नहीं करना चाहता होगा। संगमरमर और कांसे पर बड़े बड़े अक्षरों में खुदे लेख, ऐसी बढ़ी चढ़ी बातें जो एक शहर खुद के बारे में बताना चाहता हो, ये तो आम घसीटे गए लेख हैं जिन्हें बताना जरूरी नहीं था। लेकिन हमने उनकी कुछ ऐसी बातें सुनी जिन्हें वो हमें बताना नहीं चाहते थे। एक बात बड़े साफ तौर पर सामने आती है कि पॉम्पेई उस समय एक बड़े पैमाने पर जिस्म फरोशी में उलझा हुआ था। उनके अड्डे थे सस्ती सराएं और घरों में होने वाली निजी सेक्स पार्टियां, जिनमें कॉल गर्ल्स बुलाई जाती थी। लेकिन 80% आबादी के गरीब होने पर यह कहना गलत न होगा कि यह कारोबार सस्ती जगहों पर होता था। प्रोफेसर थॉमस मैगिन प्राचीन रोम में वेश्यावृत्ति के लेन देन पर एक्सपर्ट हैं। यहाँ हम एक छोटे कमरे के सामने खड़े हैं। ये एक सड़क या गली के पास है जहाँ वेश्या अपना धंधा करती थी। ग्राहकों को फुसला कर लाने के लिए वेश्या या उसका दलाल बाहर सड़क पर खड़े होते, या शायद कमरे के बाहर या किसी बार या नजदीकी जगह पर। वे उन्हें पर्दा हटाकर या लकड़ी के दरवाजे से अंदर लाते होंगे।
आप एक पत्थर के तकिए के साथ साथ एक शैया देख सकते हैं। उस जमाने में इस पर गद्दे और तकिए होते होंगे। शायद उन्हें ग्राहकों को आराम पहुंचाने के लिए रखा जाता होगा। सड़कों के पास ऐसे 13 कमरे पाए गए हैं। ये सभी पोम्पे की 153 सरायों के नजदीक थे। लेकिन वेश्यावृत्ति का असली कारोबार यहाँ हुआ करता था, शहर के बीचों बीच एक मेन रोड के नजदीक, चौक और बाजार के पास। ये है लुपिनारा ग्रांडे, दुनिया का सबसे पुराना वैश्यालय। जानकारी का खजाना सिर्फ पोम्पे के बारे में नहीं, बल्कि पुराने जमाने के यौन जीवन के बारे में भी। लुपिनारा का मतलब है मादा भेड़िए की मांद, जिसे रोमन्स वेश्यालय के लिए इस्तेमाल करते थे। सन 1862 में इसका पता लगते ही धार्मिक कैथोलिक पादरियों ने इसे बंद करवा दिया। कई शिल्प कृतियों पर तो उन्होंने प्लास्टर चढ़वा दिया। कुछ वर्षों पहले तक इस ऐतिहासिक खजाने को जनता की नजरों से दूर रखा गया था। आखिरकार बड़े पैमाने पर इसकी शिल्प कृतियों, लकड़ी के खंभों और शहतीरों की मरम्मत के बाद इसे साल 2006 में खोला गया, जिसे करीब 2000 साल पहले गर्म लावा ने जला दिया था। दुनिया में ऐसी और कोई जगह नहीं है। लुपिनारा अतीत का एक झरोखा है जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। दुनिया में ये इकलौती जगह है जहां आप देखकर या छूकर उस घर को महसूस कर सकते हैं जहां प्राचीन काल में एक वैश्यालय हुआ करता था। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस मकान को सिर्फ संभोग के लिए इस्तेमाल किया जाता था? शायद 3 ऐसी बातें हैं जिनके बल पर यह कहा जा सकता है कि फला जगह पर जिस्म फरोशी होती थी। पहली बात, अश्लील चित्र। जहां चारों ओर अश्लील चित्र हो, वो जिस्म फरोशी की निशानी है। दूसरे, कामुकता भरा लेखन। यहाँ हर जगह फुटवा लिखा गया है। लैटिन में इसका मतलब है आंख। इसे दीवारों पर जगह जगह 100 से ज्यादा बार लिखा गया है। और तीसरा है मकान। अगर किसी कमरे की शक्ल इस तरह की हो जिसमें सिर्फ सोने के लिए एक बिस्तर हो, इसके बावजूद कि वो घर का बेडरूम ना हो, इसका मतलब है कि वो जगह जिस्म फरोशी के लिए है, यानी वहां बड़े पैमाने पर वैश्यावृत्ति होती है। पोम्पे के वैश्यालय लुपिनारी ग्रांडे की खासियत ये है कि यहाँ ये तीनों बातें मौजूद हैं और इन्हें बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। इस मकान का हर कोना बता रहा है कि यहाँ क्या होता था। ग्राउंड फ्लोर पर 5 छोटे कमरे हैं जिनमें पत्थर के बेड्स हैं। ये राह चलते ग्राहकों को लुभाने के लिए थे। वेश्यालय के ग्राहक सबसे पहले इस कॉरिडोर में आया करते होंगे, जिसके दोनों ओर कमरों में वेश्याएं होती होंगी। कॉरिडोर की दीवारों पर कामुक दृश्य बने हुए हैं। इन चित्रों में संभोग को साफ तौर पर दिखाया गया है। लगता है कि ये वेश्यालय में आने वाले ग्राहकों के लिए मेन्यू की तरह था। अलग अलग पेंटिंग्स में संभोग के अलग अलग आसन दिखाए गए हैं। ग्राहक अपनी पसंद के कमरों में जाया करते होंगे, लेकिन एक बात पर सबकी सहमति है कि ये जगह सिर्फ जिस्म फरोशी के लिए ही थी। यहाँ संभोग की कल्पना दिखाई जाती थी। सजे हुए बिस्तर, तकिए और गद्दों की क्वालिटी इन कमरों के पत्थर की शैयाओं और भूसों के गद्दों से कहीं बेहतर थी। यानी यहाँ सिर्फ सेक्स की कल्पना ही दिखाई जाती थी, लेकिन यहाँ हकीकत थी। वैश्याओं का काम था ग्राहक को इन दोनों को बेचना। लुपिनारा की दूसरी और बड़ी मंजिल पर एक अलग तरह का रहस्य सामने आया। ऊपर न तो कामुक चित्र हैं, न ही लेखन, न ही कोई बिस्तर। हो सकता है कि यहाँ लकड़ी के महंगे पलंग, पर्दे और झालर हों। यहाँ ग्राहक अपनी कल्पना को हकीकत में बदलते होंगे। आप देख सकते हैं कि ये कमरा एक आम वेश्या के कमरे से काफी बड़ा है। ये पार्टी मनाने की जगह थी। दोस्तों को बुलाया जा सकता था। एक ऐसी जगह जहां लोग ऊंचे दर्जे की सोसाइटी की नकल करने के लिए इसे किराए पर ले सकते थे। ऊंचे दर्जे का डाइनिंग रूम, लेकिन कीमत चुकाकर।
लुपिनारा शहर का सबसे बड़ा वेश्यालय था, लेकिन ये अकेला नहीं था। आर्कियोलॉजिस्ट ने कम से कम 41 वेश्यालय ढूंढ निकाले हैं। अगर सरायों और होटल्स को भी शामिल कर लें तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। सदियों तक पोम्पेई के अभिशप्त शहर में चारों ओर फैले वेश्यावृत्ति के सबूतों को छिपाया गया था। आज इतिहासकार ये पहेली सुलझा रहे हैं कि ये कैसे, कहां और क्यों कर हुआ। इस रहस्य का केंद्र बिंदु है लुपिनारा ग्रांडे, शहर का सबसे बड़ा वेश्यालय। सन 79 में सूरज उगते ही लुपिनारा के दरवाजे धंधे के लिए खुल जाते थे। ये 9 घंटों तक चलता, जिसकी वजह से इन वेश्याओं को नूरा ओरा कहा जाता था, यानी 9 घंटे की लड़कियां। सदियों से हर वेश्या की तरह इनका नाम भी बदला जाता था। लुपिनारा की दीवारों पर खुदे कुछ नाम हम जान पाए। ये है कैलेड्रोन, कैसा, फेबिया, फोर्टुनाटा, निका, यान्युएरिया और मेर्टिस, जो ओरल सेक्स में माहिर थे। पुरुष वेश्याओं को लुपर्की के नाम से जाना जाता था। लुपिनारा में एक नाम है मार्टिनोस। खुदे हुए लेखों के मुताबिक वो कुंवारियों की सेवा करता था। कुछ पेशेवर लड़ाके भी थे। वो समाज के निचले दर्जे से आते थे, लेकिन वो उन दिनों के स्पोर्ट्स स्टार हुआ करते थे। ऐसे कई किस्से हैं जिनमें संभ्रांत रोमन महिलाएं पैसे देकर उनकी सेवाएं लेती थीं। साथ ही कुलीन घरानों की महिलाएं सिर्फ मौज मस्ती के लिए पुरुषों की सेवा करती थीं। ये खतरनाक था, क्योंकि अगर वो शादीशुदा होती तो उन्हें देश निकाला या मृत्युदंड तक दिया जा सकता था। लेकिन वेश्यालय की ज्यादातर वेश्याएं गुलाम थीं। उन्हें यूरोप से लेकर नॉर्थ अमेरिका और एशिया के जीते गए देशों से लाया जाता था। उन्हें अपने मालिकों के हुक्म पर चलना पड़ता था। मेरे ख्याल से हम वेश्याओं के बारे में एक बात पक्के तौर पर कह सकते हैं कि वो गुलाम थी। जाहिर है कि उनकी जिंदगी बड़ी घटिया किस्म की रही होगी, जैसी कि आमतौर पर कहीं भी किसी भी वेश्या की होती है। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, और हम वेस्टर्न यूरोप में इस वक्त रह रही ईस्टर्न यूरोप से आई गुलाम वेश्याओं की दुख भरी दास्तान के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि उनकी दास्तान पुराने जमाने से कुछ अलग नहीं है। उनकी जिंदगी भी कुछ वैसी ही है। गुलामों को साम्राज्य के कोने कोने से लाया जाता था। उनका अनोखापन देखकर उन्हें जबरन वेश्या बना दिया जाता। कई औरतें संवरने के लिए अपने बालों को रंगकर रेशमी लिबास पहनती। क्रिश्चियनिटी के फैलने के साथ क्रिश्चियन औरतों को सजा के तौर पर वेश्या बना दिया जाता। लेकिन कुछ आजाद ख्याल की औरतें हताशा में ये पेशा अपना लेती थीं। उन आदमियों और औरतों को इस पेशे में आने के लिए वही प्रलोभन थे जो आज भी हैं। निचले दर्जे के लोगों के लिए ये ज्यादा पैसा कमाने का एक जरिया था। एक कम कीमत वाली वेश्या आम मर्द मजदूर से 3 गुना ज्यादा पैसा कमा सकती थी। आज भी उन दिनों की तरह कीमत, उम्र, हुनर और यौन आकर्षण में सबसे कम कीमत थी कांसे के 2 सिक्के, एक डबल रोटी की कीमत। मुनाफे के लिए उन्हें कई ग्राहकों की जरूरत पड़ती। ऊंचे दर्जे की वेश्या दिन में 1 या 2 ग्राहकों को जिस्म बेचती और 10 गुना ज्यादा पैसा ऐंठती। पुरुष वेश्या को औरत की कीमत के मुकाबले चंद सिक्के ही मिलते। इन सब की अपनी अपनी कहानियां भले ही अलग हो, लेकिन मिलकर इनके लेन देन का कारोबार काफी फैला हुआ था। पोम्पेई में सेक्स का धंधा यहाँ और दूसरी जगहों पर सस्ता था, लेकिन ये नकदी का धंधा था। वेश्याओं के लिए न सही, लेकिन उनका शोषण करने वाले इससे मालामाल हो जाते थे। और ये शोषण करने वाले आखिर कौन थे? सबसे आगे था डलेनो, वो दलाल जो वेश्यालय को बेरहमी से चलाता था। डलेनो खुद भर्ती करके कीमत तय करता, सजा देता, किराया भरता और जरूरत पड़ने पर पुलिस की जेब गर्म करता था। लेकिन वो वेश्यालय का मालिक नहीं होता था। वो एक आजाद पंछी की तरह दूसरों के लिए काम करता, जो पर्दे में रहते थे। असली मालिक ऊंचे दर्जे के लोग थे, कुलीन घरानों वाले। उन्हें सिर्फ मुनाफा कमाना था। ज्यादातर जमींदारों का पैसा खेती बाड़ी में लगता था, जिससे साल में उन्हें सिर्फ 6% का मुनाफा मिलता।
वेश्या के धंधे में लेन देन सिर्फ नकदी से होता और मुनाफा भी ज्यादा था, और फिर वो अपना काम गुलामों से लेते थे। धंधा मुनाफे का था, लेकिन इसमें इज्जत नहीं थी, इसलिए मालिक दूरी बनाए रखते। कभी कभार ये दूरी महज कुछ फीट की ही होती। खंडहरों को ध्यान से देखने पर उन लोगों का पता चला जो ये धंधा चलाते थे। सड़क पर एक नक्काशीदार सुराग मिला। ये वाकई बड़ी ही अजीब सी बात है कि हमें सड़क पर ये नक्काशीदार नरलिंग खुदे हुए मिले। इसे देखकर हर टूरिस्ट का चेहरा खिल जाता है। कहते हैं इसका इशारा एक वैश्यालय की ओर है, और वो वैश्यालय दूसरी गली में बाईं ओर है। भला ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पता चले कि आपको वैश्यालय पहुंचने के लिए दूसरी गली में जाना होगा? बेशक इसका इशारा इस घर की ओर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक गुड लक का साइन है। नरलिंग गुड लक का साइन होते थे, लेकिन कुछ का कहना है कि ये इस बात का इशारा है कि इस घर में वैश्यावृत्ति चल रही है। ये जानने के लिए आइए अंदर चलें। इस घर का एक पहलू बड़ा इज्जतदार है और एक कम इज्जतदार। यहाँ हम इस आंगन में हैं। हम मेन रोड से आए हैं, विया डेला पोंडांसा से। ये एक हौज है जो हर शानदार रोमन घर में होता है। इसके चारों ओर बेडरूम्स हैं। यहाँ कुछ बड़े रिसेप्शन रूम्स हैं। ये सभी बेहद सलीकेदार हैं, एक शानदार रोमन घर की तरह। लेकिन पीछे की ओर इसका घिनौना पहलू है। आइए इस तरफ चलते हैं। इस सकरे गलियारे से गुजरकर हम यहाँ नौकरों के क्वार्टर में आते हैं। ये शायद किचन रहा होगा। तो अब हम इस सकरे दरवाजे से होकर गुजर रहे हैं। यहाँ है वैश्याओं के कमरे, और यहाँ हमें पता चलता है कि मकान मालिक किस तरह पैसे बनाता है। एक दो कमरे यहाँ हैं, एक ऊपर है और तीसरा वहां है। यहाँ सड़क से आने के लिए एक एंट्रेंस है, सीढ़ियां ऊपर जाती है। हो सकता है वो कमरे किराए पर देता हो सकता है कि ऊपर भी लड़कियां रहती हों, शायद आधा दर्जन हो सकती हैं। यानी ये बंदा चोरी छिपे एक वैश्यालय चला रहा था। पता चला है कि रोम के खोए हुए शहर पोम्पे में सेक्स का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। इस कारोबार में समाज का हर वर्ग शामिल था। हमने देखा कि वेश्यालयों और सकरी गलियों में क्या होता था, जहां मजदूर जाया करते थे, और कुलीन तथा ऊंचे दर्जे के समाज में क्या होता था। सन 79। ये है फ्लोरालिया, वेश्याओं का त्योहार, जिसकी शुरुआत 238 ईसा पूर्व में हुई थी। ये त्योहार फ्लोरा को समर्पित है, एक बेहद कामयाब महिला जिसने अपनी जायदाद रोम वासियों के नाम कर दी थी, और वो चाहती थी कि एक सालाना राशि की मदद से वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए मस्ती भरी पार्टी का आयोजन करे। क्रिश्चियन लेखक लैक्टेंटियस ने आलोचना करते हुए लिखा, भीड़ के उकसाने पर वेश्याएं अपने कपड़े उतार देती और सबके सामने नाचते हुए अंग प्रदर्शन करती। ये तब तक चलता जब तक कि देखने वालों का मन नहीं भर जाता। कुलीन घरानों के मर्द इस तरह के प्रदर्शन को भद्दा मानते। उनका कहना था कि सेक्स सबके लिए फ्री नहीं होना चाहिए। ये ध्यान से सोची गई सम्मान, शक्ति और ताकत की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। रोमन समाज में सम्मान का विचार मर्द और औरत को जोड़ता था, उनके सद्गुणों को। मर्दों के लिए मर्दानगी का मतलब था अपनी भावनाओं पर काबू पाना, साथ ही दूसरों पर काबू पाने के लिए उस शक्ति का इस्तेमाल करना। रोमन साहित्य में हम काम क्रिया के बारे में देखते हैं कि मर्द हालात को काबू में रखता है और ताकत का प्रदर्शन करता है, और महिला अपना नियंत्रण खो चुकी है और उसकी हैसियत एक अपमानित की है। यानी पुरुष की तुलना में वो महिला अपना सम्मान पूरी तरह से खो चुकी है। पत्नियां इस अपमान से मुक्त हो चुकी होती हैं क्योंकि उनकी भूमिका लैंगिक की बजाय सामाजिक होती है। इस हैसियत को बचाए रखने के लिए शादियां होती हैं, दौलत या राजनैतिक मैत्री बढ़ाई जाती है। रोमन गृहिणी एक माँ है, एक मालकिन और घर का रखरखाव करने वाली महिला। कई अपने पतियों के साथ कभी कभार ही संभोग करती हैं, लेकिन अगर वो किसी को आशिक बना ले तो उन्हें होशियार रहना होता है, वरना भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
व्यभिचार के मामले में मर्द के बजाय औरत को मुजरिम माना जाता और चूंकि घर का बड़ा होने के नाते उसके हाथों में घर के सभी सदस्यों पर जिंदगी और मौत की ताकत होती थी और अगर उसकी पत्नी उससे बेवफाई करती तो वो बड़ी बेरहमी से उसे सजा देता था। लेकिन उन दिनों के साहित्य के मुताबिक इससे कोई कमी नहीं आई। ऊंचे दर्जे की महिलाएं समाज के सभी वर्गों से आशिक बनाती, वेश्यालयों में काम करती और खुद वेश्याओं को किराए पर लेती। मर्द हो या औरत, अगर कोई शासक वर्ग का सदस्य था तो उसकी खातिर जिस्म के धंधे के लिए पोम्पे ने अपने दरवाजे खोल रखे थे। कई पतियों को तो घर से बाहर जाने की जरूरत भी न पड़ती। इस हिसाब से ये बात सामने आती है कि अंदर ही अंदर गुलाम लड़कियां और यहाँ तक कि घरों की औरतें भी देह व्यापार कर रही थी और पहले की गुलाम लड़कियां हर तरह की यौन सेवाएं दे रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि समाज के ऊंचे वर्गों में ये बात बिल्कुल सच थी, लेकिन सबसे ऊपर क्या होता था? पोम्पे के सबूतों के मुताबिक कुछ बेहद अमीर लोगों में इतनी उत्तेजना थी कि उन्होंने अपने गुलामों के यौन शोषण की सारी हदें पार कर दी। आज की भाषा में हम उन्हें स्विंगर्स कहेंगे। जहाँ तक निजी घरों की बात है, मुझे कामुक कला की 7 मिसालें मिली। उनमें एक वेश्यालय के बजाय एक सेक्स क्लब का एहसास था। घर का मालिक अपने दोस्तों को घर बुलाता ताकि वो औरतों के साथ पार्टी कर सके और वे औरतें वेश्याएं होती थी। आमतौर पर इन घरों के मालिक कुलीन घरानों के होते। हम पोम्पेई के संभ्रांतों की बात कर रहे हैं। ये सही है कि हर कोई ये काम नहीं करता था, लेकिन इसमें गैर कानूनी या कोई गंभीर अनैतिकता जैसी कोई बात भी नहीं थी। लेकिन एक वैश्यालय और एक कुलीन निजी सेक्स क्लब के बीच क्या फर्क था? इतिहासकार सुरागों की तलाश करते हैं, आसानी से मिलने वाली जगहों की। कमरा मिलने में जितनी मुश्किल होती उतनी ज्यादा संभावना थी कि उसे निजी मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये एक कुलीन आदमी का घर था, शहर का सबसे आलीशान घर। यहाँ 2 आंगन है, बेहद खूबसूरत बाग है, हर जगह बढ़िया सजावट है। इसमें कोई शक नहीं कि ये घर शहर के किसी बड़े रईस का था, शायद वो एक मैजिस्ट्रेट था। अब हमने खुले अहाते को पीछे छोड़ दिया है, उस बागीचे को, और इस गलियारे से होते हुए हम घर की बिल्कुल तन्हा जगह पर आते हैं। पहले इस जगह में और फिर इस छोटे से कमरे में, इसके बाद दूसरे कमरे में जिसे बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। ये घर के दूसरे कमरों से बेहतर है। और आखिरकार हम आते हैं इस कमरे में। यहाँ चारों ओर दीवारों पर अश्लील चित्र हैं। ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ये चित्र ठीक उसी तरह के हैं जैसे हमने वैश्यालयों में देखे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्हें बारीकी से बनाया गया है। ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस घर का मालिक इस कमरे को एक वैश्यालय की तरह इस्तेमाल करता था। अगर आप पैसों की बात करें तो भी इन्हें बनाने में ही कितना पैसा लगा होगा। उस रकम को कमाने के लिए कितनी वैश्याओं को बुलाना पड़ा होगा। जरा इस चित्र को देखिए। इसमें हरक्यूलिस को अपने क्लब के साथ दिखाया गया है। ये रहा उसका क्लब। यहाँ 2 परियां हैं, नन्ही कामदेव परियां। वो कह रही हैं, चलो हरक्यूलिस तुम ये कर सकते हो। तो उसने अपने क्लब को कोने में रख दिया है। वो आराम कर रहा है और ये वक्त है सेक्स का। ठीक उसी तरह जैसे घर का मालिक अपने काम काज को भूल जाता है और बस आनंद लेता है। ये कमरा उसके आनंद लेने का है, लेकिन सिर्फ उसके लिए ही नहीं, क्योंकि बड़ी दिलचस्प बात है, यहाँ एक छोटी सी खिड़की है। इसका मतलब है कि लोग चाहें तो अंदर देख सकते थे कि क्या चल रहा है मालिक के मौज मस्ती वाले खास कमरे में। लेकिन ये कमरा सिर्फ मालिक का ही नहीं था। उस दौर के साहित्य के मुताबिक कभी कभार पत्नियां भी अपने मेहमानों को खुश करने के लिए जोड़ों से व्यभिचार करवाती थीं। इतिहासकार मैक्सिमस शिकायत के लहजे में लिखते हैं, 52 ईसा पूर्व में गैमेलिस नाम के एक जमींदार ने एक तूफानी पार्टी रखी थी। अपने मजिस्ट्रेट को खुश करने के लिए उसने 2 कुलीन लड़कियों और एक लड़के को बुलवाया था।
मैक्सिमस लिखते हैं, सभी शर्मनाक ढंग से राजी थे और मदहोश कामुकता में डूबे हुए थे। लेकिन मैक्सिमस की असली शिकायत कामुकता से नहीं, बल्कि इस बात से थी कि कैमिलस ने खुलेआम अपनी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। शायद पॉम्पे में काम वासना को लेकर यही बात सबसे अहम थी, जो रोमन शासकों से छिपी हुई थी। ये दौलत का एक साधन थी, ताकत की निशानी और खुद के फायदे के लिए। पॉम्पे में किराए का सेक्स हर जगह मौजूद था। ऐसी कोई खास जगह या रेड लाइट एरिया नहीं था। शहर की आम जगहों में भी वेश्याएं मौजूद रहती। फोरम में भी, जो लोकल गवर्नमेंट का केंद्र था, मेहराब से होकर रंगमंच तक जाने की जगह वेश्याओं की पसंदीदा जगह थी। इन अड्डों को फोनिकेट्स कहा जाता था। आज का अंग्रेजी शब्द फोनिकेट यानी कुमारी संभोग इसी शब्द से बना है। प्राचीन रोम में वेश्याएं अपना धंधा आम स्नान घरों से भी चलाती थीं। रोमन स्नान घर विशाल आनंद महल थे, जो सिर्फ विलास के लिए बने थे। यहाँ अमीर गरीबों से घुलते मिलते, सामान्य नंगापन उनके बीच एक सेतु था। वातावरण हर तरह से कामुकता से भरा रहता। भोजन, मदिरा और संभोग सब बिकते थे। पॉम्पे में 6 आम स्नान घर थे। वेश्यालयों की तरह यहां भी अश्लील चित्र सजावट का हिस्सा थे। पूरे पॉम्पे में इतने साफ तौर पर कामुक चित्र नहीं है जितने कि पुरुषों के लॉकर रूम में है। ये पॉम्पे का सबर्बन स्नान घर है और इस कमरे को 1880 के दशक में खोजा गया था। खोजे जाने के बाद से ही ये विवादों में घिर गया था। अब स्नान घर के इस कमरे को देखकर लगता है कि यहाँ कपड़े बदले जाते होंगे, लेकिन यहां अजीब तरह की सजावटी खूबियां दिखाई देती हैं। आप ऊपर कई नंबर्स देख सकते हैं। ये नंबर बक्सों के ऊपर है, लंबे बक्सों के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि हर बक्से के ऊपर काम क्रिया का चित्र है। तो ये सब क्या है? इसके कई मायने निकाले गए हैं। किसी एक के मुताबिक ये एक तरह का मजाक था कि जब लोग अपने कपड़ों को खास बक्से में रखते तो उन्हें याद रखना मुश्किल हो जाता कि क्या मेरे बक्से का नंबर 4 था या 5 था, मुझे याद नहीं आ रहा, पर उन्हें आसन जरूर याद रहता होगा। मजाक कर रहा हूं। और इस बात का विरोध करने वाले भी थे जिनके मुताबिक यहां यकीनन जिस्म फरोशी होती थी। अगर आप उस कोने में देखें तो पाएंगे कि सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर ऐसे कई कमरे हैं जिन्हें जिस्म फरोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये बातें आज के विद्वानों को उलझन में डालती हैं। रोम के प्राचीन खंडहरों से 2 बातें साफ होती हैं। एक वो सभ्यता है जो सम्मान और लज्जा के कड़े नियमों का पालन करती है, लेकिन पॉम्पे के खंडहर एक ऐसा शहर दिखाते हैं जो काम वासना में डूबा हुआ है। आखिर पॉम्पे में वेश्यावृत्ति इतनी खुलेआम और फैली हुई क्यों थी? हो सकता है इसका जवाब रोम के बदलते शासकों में हो। 44 ईसा पूर्व जूलियस सीजर को हटाकर ऑगस्टस ने रोमन साम्राज्य की बागडोर संभाली। सीजर एक रसिक था, लेकिन ऑगस्टस का नजरिया रूढ़िवादी था। करीब 10 ईसा पूर्व के आसपास उसने पारिवारिक मूल्यों के कई कानून बनाए। संभ्रांत सिर्फ अपने वर्ग में शादी कर सकते थे और उनका काम था कुलीन बच्चे पैदा करना। बिना संतान के जोड़ों को सजा मिलती और कुंवारों पर टैक्स लगाया जाता। सबसे अहम, व्यभिचार को जुर्म घोषित किया गया। लेकिन वेश्यावृत्ति का क्या हुआ? ज्यादातर रोमन संभ्रांतों की तरह ऑगस्टस जिस्म फरोशी के खिलाफ था, लेकिन उसने इसे एक सच्चाई के तौर पर कबूल किया। शायद वो केटो द एल्डर से इत्तेफाक रखता हो, जिसके मुताबिक एक आदमी भले ही किसी गुलाम या वेश्या या अपनी पत्नी के साथ संभोग कर ले, लेकिन उसका रिश्ता किसी शादीशुदा संभ्रांत महिला के साथ नहीं होना चाहिए। विडंबना देखिए कि ऑगस्टस के नैतिक कानून की बदौलत जिस्म फरोशी के धंधे में और तेजी आ गई। व्यभिचार की जगह वेश्या के साथ या घरेलू गुलाम के साथ संभोग करना एक आसान और कानूनी विकल्प बन गया। वेश्याएं हर जगह हैं, गुलाम लड़कियां हैं,
वो लड़कियां भी हैं जो गुलाम रह चुकी हैं। उनके पीछे जितना भागना है भागो, लेकिन शादीशुदा औरत के पीछे भागकर खुद को जोखिम में मत डालो। यानी व्यभिचार पर पाबंदी लगाना वैश्यावृत्ति की जरूरत बन गई। व्यभिचार कानून का मकसद था जनता के हित में वेश्याओं का इस्तेमाल करना। ये एक तरह की तरकीब थी ताकि पुरुषों को इज्जतदार महिलाओं से दूर रखा जा सके। वेश्याओं की वजह से इज्जतदार महिलाएं महफूज रहती, क्योंकि व्यभिचार गैर कानूनी था। इसलिए ये जानना जरूरी हो गया कि वेश्याएं कौन थी। इस तरह नाम दर्ज करवाने का एक सिस्टम शुरू हो गया। कानून के मुताबिक अब वेश्याओं को आइडियला नाम के लोकल अफसर के पास अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता। वो उसका नाम, उम्र, जन्म की जगह और उसका झूठा नाम लिखता और एक लाइसेंस देता। नाम दर्ज होने के बाद उसे कभी निकाला नहीं जा सकता। रजिस्ट्रेशन के साथ लिबास का भी एक कड़ा नियम लागू किया गया। वो शालीन महिला जैसे कपड़े नहीं पहन सकती थी। उसे पुरुषों का चोगा पहनना था और वो शाही रंग बैंगनी या प्रिंटेड कपड़ा नहीं पहन सकती थी। वो रोमन गृहिणियों की तरह बालों में जूड़ा नहीं बांध सकती थी। रजिस्ट्रेशन ने वेश्याओं और बाकी समाज के बीच फिर से एक सामाजिक दूरी बना दी। ऐसे कई काम थे जिनकी वजह से लोगों के नाम पर हमेशा के लिए कलंक लग सकता था और वो समाज से कट सकते थे। जैसे किसी का स्टेज पर जाकर एक ग्लैडिएटर का रोल करना या वेश्यावृत्ति से किसी का कोई लेना देना होता। शुरू में साम्राज्य ने नैतिक कारणों की वजह से जिस्म फरोशी के खिलाफ कदम उठाए, लेकिन इसमें बने रहने के आर्थिक कारण भी थे। सन 40 में सम्राट कैलिगुला ने वेश्यावृत्ति पर टैक्स लगा दिया। सम्राट के साथ साम्राज्य की तिजोरी भरने लगी। टैक्स की वजह से अब यह राज्य के हित में था कि वेश्यावृत्ति फले फूले। पहली बार पॉम्पे को खोजे जाने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने जो कुछ पाया उसे देखकर वो दंग रह गए। वैश्यालयों और अश्लील साहित्य की मौजूदगी से उन्हें लगा कि शहर पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका था। सोडम और गमोरा की तरह उसे दैवी प्रकोप ने तबाह कर दिया था। पॉम्पे में वेश्या बड़ी आसानी से मिल जाती। नए सबूतों से पॉम्पे के समूचे कामुक नक्शे का खुलासा हुआ। जिस्म फरोशी के लिए सड़क से कुछ ही दूर 13 कमरे, 9 स्नान घर, रंगमंच और रंगशालाएं थी जहां पैसा देकर संभोग किया जा सकता था। अमीरों के लिए कम से कम 7 प्राइवेट सेक्स क्लब और 41 वैश्यालय थे, जिनमें दुनिया का सबसे पुराना वैश्यालय लुपिनारा ग्रांडे भी शामिल है। मात्र 6000 की आबादी वाले शहर के लिए ये बहुत बड़ी तादाद थी। इन सबूतों से एक बात बिल्कुल साफ है कि पॉम्पे कामुक राजधानी थी। लेकिन आज की जासूसी के मुताबिक पॉम्पे न तो इन दिनों का लास वेगस था और न ही सोडम और न ही गमोरा। हकीकत में वो एक छोटी और मामूली जगह थी। जब लोगों को पहली बार यहाँ की काम वासना से जुड़ी बातों का पता चला तो उन्हें लगा हो सकता है पॉम्पे एक शानदार शहर हो। लेकिन रोमन्स के मुताबिक पॉम्पे तेल की चक्की खरीदने की एक अच्छी जगह थी। पॉम्पे एक बिल्कुल सामान्य सा शहर है। जिस तरह पॉम्पे को सुरक्षित रखा गया वो असाधारण है। इस बात को हमें याद रखना होगा। दूसरी जगहों पर लावा इस तरह नहीं फैला था और इस तरह सुरक्षित किए जाने पर हम इस शहर को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देख पाए हैं। अगर पॉम्पे प्राचीन वेश्यावृत्ति का केंद्र नहीं था तो असली कामुक राजधानी कहाँ थी? पॉम्पे में आपने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन रोम असली मार्केट था। रोम साम्राज्य का केंद्र था। वो धन दौलत का केंद्र था, शक्ति का केंद्र था और इसीलिए सेक्स का भी केंद्र था। पहली नजर में लगता है कि रोम शहर में पॉम्पे के मुकाबले कम वेश्यावृत्ति होती थी। सबूतों के मुताबिक न तो उतने वेश्यालय मिले और न ही दर्ज की गई वेश्याएं। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक वेश्यावृत्ति का काम जोरों पर था। रोम के असली सबूतों की कमी ने पॉम्पे की कहानी के आखिरी अध्याय का खुलासा कर दिया। पॉम्पे रोम के नक्शे कदम पर चला और रोम अपने शासकों की पसंद के नक्शे कदम पर। सन 37 वेसुवियस फटने के सिर्फ 42 साल पहले कैलिगुला सम्राट बना।
उसके शासनकाल के करीब 2000 साल तक कोई भी उसके दुराचार की बराबरी न कर पाया। भ्रष्टाचार और यौन अपराध के उसके अपने मूल मंत्र हैं। वेश्यावृत्ति पर टैक्स लगाने और उसे लागू करने के लिए उसने अफसरों के दल का गठन किया। इस तरह कैलिगुला ने वेश्यावृत्ति के धंधे को राज्य की मंजूरी दी। इस बात पर अपनी मुहर लगाने के लिए उसने शाही महल में ही वेश्यालय खुलवा दिया। वेश्यालय में काम करने वाले अहम नागरिकों और संभ्रांत लोगों की पत्नियां और बेटे बेटियां हैं। कुछ राजी हैं तो कुछ नाराज। कैलिगुला के बाद सीजर नेरो गद्दी पर बैठा, जो कैलिगुला जैसा दुराचारी तो नहीं लेकिन कोई संत भी नहीं था। वो मजे के लिए लोगों को पीटता था। उसने अपनी माँ को फांसी दिलवाई और अपनी पत्नियों में से एक को लात मार मार कर खत्म कर दिया। खुद वेश्यालय नहीं जाने पर वो अमीरों के लिए भोग विलास का प्रबंध करता। रोमन साम्राज्य में कैलिगुला और नीरो के व्यभिचार का असर समाज के हर वर्ग पर पड़ा। रोम से लेकर पोम्पे जैसे छोटे शहरों तक हर जगह बुराई और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। लेकिन सन 69 में नीरो के बाद विसुवियस के पोम्पे को निगलने के सिर्फ 10 साल पहले एक नया शासक सत्ता संभालता है और हालात बदलने लगते हैं। एक सांस्कृतिक बदलाव के अहम सुराग हैं पोम्पे के उपनगरीय स्नान घर। कार्बन डेटिंग से पता चला कि पोम्पे के तबाह होने के 3 साल पहले पुरुषों के लॉकर रूम में बने अश्लील चित्रों को ढक दिया गया था। मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि इन चित्रों के ऊपर चित्र बनाए गए थे, यानी उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि इन्हें छिपा दिया जाना चाहिए। और ये सही भी है, क्योंकि जब नीरो के बाद नया सम्राट वेस्पेशियन आता है तो वो नई नैतिकता भी लाता है और वो इन्हें ढक देते हैं। रोम ने रूढ़िवादी बदलाव को अपना लिया और ये पोम्पे पर असर डालने को ही था कि वेसुवियस ने शहर को निगल लिया। ये फैसले की घड़ी थी। रोमन इतिहास में सबसे अनैतिक काल का खात्मा हो चुका था। उस दौर में काम वासना का वातावरण सामान्य था। अगर शहर का वजूद 20 साल और रहता तो शायद हमें इतने अश्लील चित्र दिखाई न देते, लेकिन वेश्यावृत्ति का कारोबार बना रहा। वो गहरे समाया हुआ था, सिर्फ पोम्पे में ही नहीं बल्कि पूरे रोमन साम्राज्य में। और इतिहास दिखाता है कि आने वाली सदियों तक ये बना रहा। पोम्पे ने हमें बुनियादी दौर की बेजोड़ तस्वीरें दिखाई हैं, जिनमें जिस्म बेचने के धंधे ने कई भूमिकाएं निभाई। वो इज्जतदार भले ही ना हो, लेकिन वो रईसों के लिए मालामाल होने का एक बड़ा जरिया था। राज्य की सालाना आमदनी का एक बड़ा साधन, अवैध संबंधों के बगैर मर्दों को ज्यादा संभोग करने का एक रास्ता, और वेश्यावृत्ति को मंजूरी देकर वर्ग व्यवस्था को मजबूत